औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद जनाब आज कुछ सेहत मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना के जो है वो अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ को दोबारा से रिज़्यूम किया जाए। तो जनाब आप सब लोगों के प्यार का और आप लोगों के मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि आप लोग मेरी वीडियोस जो हैं वो बाकायदगी के साथ देखते हैं और साथ साथ आप लोगों को नई वीडियोस का इंतज़ार भी होता है। तो जनाब बात करते चलें, फ़िलहाल जो है ये लेट वीडियो बनाने की। तो जनाब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जैसे ही रिकवर हुई हूँ, तो उसके बाद जनाब मैंने ये वीडियो जो है वो आज तकरीबन 1 वीक के बाद जो है ये बनाकर अपलोड की है। तो आप लोगों की दुआओं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। और मैं चूँकि हॉस्पिटलाइज़ हो गई थी और मुझे जो है वो मेडिकल रेस्ट पे मैं थी, और काफ़ी ज़्यादा लैब टेस्ट भी हुए और साथ में सीटी स्कैन भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मैं बहुत ज़्यादा हद तक रिकवर हो चुकी हूँ। और जो मेरी कोरोना की जो मेरी रिपोर्ट्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आई हैं, और लेकिन ये है कि जो थोड़ी बहुत वीकनेस है वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। तो जनाब बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें फ़ील ही नहीं हो रहा होता कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो हमसे कितना प्यार कर रहे होते हैं। उसका एहसास हमें तब होता है जब मतलब हम बहुत ज़्यादा हद तक बीमार हो चुके हुए होते हैं और वो हमारी केयर के लिए ऑल टाइम हमारे पास मौजूद होते हैं। और इसकी एक जो मिसाल है वो मेरी फ्रेंड है, मेरी कहने की फ़्लैटमेट है, माशाल्लाह अलीमा नाम है उनका। अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, जो कि चाय और खाना वगैरह बना के मेरे रूम में ही ले आती होती थी। और अल्लाह ताला उनको जो है इसका बेहतर अजर दे। तो अब जनाब मैं जैसे ही रिकवर हुई हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्यों ना थोड़ी सी जो है वो भिंडी बनाऊँ, और भिंडी बना के जो है उसकी वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जनाब ये आज मैं बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी माशाल्लाह जो है वो मैं ख़ुद जाके लेकर आई हूँ, चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से जो है मैं जा नहीं पा रही थी, और मेरी जो है वो ऑलमोस्ट जो ग्रोसरी है वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो इस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, और बहुत चीज़ों का जो है इंसान को तजर्बा जो है वो ज़िंदगी में साथ साथ होता रहता है। तो जनाब ये एक तजर्बा ये हुआ है कि मतलब वैसे तो नॉर्मली मेरी ग्रोसरी ऑल टाइम मौजूद होती है, लेकिन ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने पास जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम लोग या ग्रोसरी किसी ज़रूरत की वजह से, यानी हमें बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है हमारे पास जो है वो हम निकाल नहीं सकते कि हम जाके अपनी जो है वो चीज़ें वगैरह लेकर आ सकें। तो मेरे पास ग्रोसरी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, तो अब मैं जाके जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और इस दौरान जनाब मैंने जो आपको बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किया है चीज़ों को, और वो एक्सपीरियंस ये है कि मैं जैसी बीमार थी तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब डिफरेंट जो है वो अपनी कह लें कि तजर्बात शेयर किए मेरे साथ, कि आप कुछ ने कहा कि आप आयत करीमा का वेट करें, कुछ ने कहा आप दरूद पाक की जो है वो कसरत रखें, और कुछ ने कुछ मतलब जो जिसको जैसे जिसको मुनासिब लगा उन्होंने मुझे जो है वो अपने ख़यालात जो है मेरे साथ शेयर किए। तो जनाब दरूद पाक जो है वो माशाल्लाह वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसकी जो है अहमियत वो माशाल्लाह सारों को ही पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज साथ साथ वीडियो बनाते हुए दरूद पाक जो है उसकी अहमियत पे मज़ीद जो है वो थोड़ी सी बात की जाए। तो दरूद पाक माशाल्लाह जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 56 में कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और खूब सलाम भेजो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करें, क्योंकि ये वो काम है जिसका अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इंसानों को हुक्म दिया है, जो कि वो अल्लाह ताला ख़ुद भी फरमा रहे हैं और साथ में उनके फ़रिश्ते भी। तो ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो हज़रत जो हैं वो सहाबा कराम जो हैं उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं मगर हम दरूद कैसे भेजें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दरूद इब्राहीम पढ़ा करो, और ये बुखारी शरीफ 3370 की जो है वो उससे रिवायत मैं आपको बता रही हूँ उसकी। और सबसे अफसल दरूद यानी दरूद शरीफ जो है वो माशाल्लाह दरूद इब्राहीमी है। वैसे तो आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, नो इशू। तो इसके अलावा जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो तो अच्छे तरीके से दरूद भेजो।
और दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत जो है वो अहादीस की रोशनी में भी है माशाल्लाह। उसकी मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस शख्स पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हा से भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। तो ये जनाब बहुत ज़्यादा, इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा जो है अहादीस की रिवायत में आपको मिलेंगी। इसके बारे में दुरूद पाक की फ़जीलत के बारे में आपको बहुत से वाक़यात भी मिलेंगे। और अब एक वाक़या मैं बयान करती हूँ कि हज़रत रबी बिन काब बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दरूद पढ़ता हूँ। अपने वजीफ़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज़ किया कि क्या चौथा हिस्सा काफ़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जितना चाहो, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि क्या आधा हिस्सा मुख्तस कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया 2/3, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ही पढ़ता रहूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तब तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ये काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दुरूद सलाम पढ़ने वाले पर रहमतों और जो है सलामती का नज़ूल होता है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, यहाँ तक कि आप खजूर के बाग में दाखिल हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और बहुत तवील सजदा फरमाया, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ा दे दी है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमा ली है, यानी वो सजदा इतना तवील हो गया। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया ताकि करीब से देख सकूँ। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया कि बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे बताया कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी ना सुना दूँ कि बेशक अल्लाह ताला ये फ़रमाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती नाजिल करूँगा। तो जनाब ये थी जो दरूद पाक की बरकतें और रहमतें। तो मैंने भी अपनी जो है लाइफ में इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा, यानी कह लें, एक हिस्सा जो है मुख्तस कर लिया था। खैर मैं जैसे आपको बताया, चूँकि मैं बेड रिडन थी और बहुत ज़्यादा जो है मतलब बीमारी की वजह से भी और कुछ वीकनेस की वजह से भी कह लें, तो उस वक़्त इंसान जो है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान को या मोमिन को जो भी बीमारी आती है वो उसके लिए जो है उसके गुनाहों का, यानी गुनाहों के झड़ने का सबब बनती है। तो अल्लाह ताला का बेहिसाब शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दोबारा सेहत दी है। और हमें जो है वो नॉर्मली अपनी जो है पुरानी लाइफ के बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमने पहले जो है वो क्या अपनी लाइफ में कोताहियाँ की हैं, और हमें अब आगे जो है अल्लाह ताला ने अगर सेहत वाली ज़िंदगी दी है तो हमें अब किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो कि नहीं करने चाहिए। तो जनाब ये तो थी कुछ रूहानी बातें। अब जनाब साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो है साथ में बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी के लिए आपके सामने मैंने जो है भिंडी को फ्राई कर लिया था सबसे पहले, और अब साथ ही मैं प्याज काट रही हूँ। और प्याज काटने के बाद जो है मैं वो इसका मिसाला भी तैयार करूँगी, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। आज चूँकि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो बहुत रिलैक्स होकर स्लोली जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो खाना तैयार करूँगी। और खाना भी ऑलमोस्ट मैं मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 3 से 4 दिन के बाद ही बना रही हूँ, चूँकि मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है मेरे जो नेबर्स हैं वो इतने अच्छे मेरे साथ रखे थे। और नो डाउट जो है अलीमा, जिसका भी मैंने जिक्र किया है, वो मुझे पहले भी बता रही थी कि जो ज़ाहिर बात है परदेस में जो होते हैं कि आप लोगों के साथ जो आपके हमसाए होते हैं वो ही आप लोगों का ख्याल रखने के लिए बहुत होने चाहिए, क्योंकि जो पड़ोसी होता है उसका बहुत ज़्यादा हक होता है। तो इसलिए उसने मुझे बल्कि बड़ा क्लियरली बताया था कि तुम
सिर्फ मुझे एक बेल दे देना और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ ऑल द टाइम। और नो डाउट माशाल्लाह उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और मुझे इवन के हॉस्पिटल में मेरे साथ साथ रही है और जो है हर लिहाज से उसने मेरी हेल्प आउट करने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और जो भी उसके लिए जो लाइफ में मसले मसाइल, डेफ़िनेटली हर एक की लाइफ में मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उसे उसके मसले मसाइल जो भी हैं अल्लाह ताला उसको हल फरमाए और उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जनाब ये देखें मैंने फ़िलहाल साथ साथ प्याज भी काट लिया है और मैं चूँकि आपको बताया कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है उन्हें रिज्यूम करना चाह रही हूँ अब जो है वो स्टेप बाय स्टेप, तो साथ ही मैंने बहुत सारे काम भी करने हैं। अभी मैंने आटा भी गूंदना है और इसके अलावा अपने लिए चाय भी बनानी है और साथ में कुछ मेडिकेशन भी लेनी है, तो वो मैं सारा कुछ साथ साथ करती रहूँगी। फ़िलहाल जनाब मैंने जो है ये प्याज इसके बीच में डाल दिया। इसी में मैंने इसी फ्राइंग पैन में पहले जो है वो भिंडी को फ्राई किया था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई किया था, नॉर्मल सा किया था कि ताकि उसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जनाब अब मैं इसके बीच में प्याज डाल दिया है। अच्छा प्याज जो है ये वाइट कलर में है। एक्चुअली जब मैं गई थी तो कुछ वाइट भी था और कुछ येलो भी था और कुछ जो था वो थोड़ा जैसे पिंकिश कलर होता है पर्पल कलर में, जो नॉर्मली पाकिस्तान या एशिया में कहीं भी हमें मिलता है, तो वो कलर भी था। तो मैंने फ़िलहाल जनाब वाइट कलर का प्याज लिया है और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा आलू भी ऐड करूँगी। आलू चूँकि मतलब ये है कि एक अच्छी मतलब इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये बड़ी फ़िट हो जाने वाली सब्ज़ी है, हर एक चीज़ में फ़िट हो जाती है। तो आज मैं ज़रा, चूँकि आपको पता है कि मेरा दिल था कि मैं ज़रा भिंडी को ज़रा अपने स्टाइल में ज़रा हट के बनाऊँ, तो जनाब फ़िलहाल जनाब मैंने एक नॉर्मल से मीडियम से साइज़ का आलू लिया है और इसको मैं जो है वो छील रही हूँ। वैसे मेरे पास पीलर भी पड़ा हुआ है, लेकिन पीलर चूँकि मुझे भी ज़रा उठा के लाना पड़ेगा, तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को थकाना नहीं चाह रही, तो साथ ही मैंने जनाब इसको छुरी से ही कट करना शुरू कर दिया। इसके छिलके उतार लूँगी और साथ में इसको छोटे छोटे पीस में जो है वो मैं कट करूँगी। तो ये देखें जी, इसका जो मैंने छिलका है वो मैंने उतार लिया है। अब मैंने इसको सेंटर में से 2 हिस्सों में करके डिवाइड, अब जनाब इसको मैं नॉर्मल से, यानी बहुत ज़्यादा बड़े भी पीस नहीं रखूँगी और ना ही बहुत छोटे, क्योंकि अगर बहुत छोटे रखेंगे तो वो बिल्कुल ही घुल जाते हैं और हलवा से बन जाते हैं। तो मैं तकरीबन इतने पीस रखूँगी कि ये खड़े खड़े भी रहें, यानी एक बिल्कुल ही हलवा भी ना बने और कच्चे भी ना रहें। तो ये देखें जनाब कुछ इस तरह से मैंने इस साइज़ के, और आपने कोशिश करनी है कि अपने जो है वो साइज़ जो है सेम ही रखें ताकि बहुत ज़्यादा कोई छोटा कोई बड़ा ना हो। तो एक तो ये है कि ये अच्छे भी लगते हैं, आप कहीं मतलब होटल्स वगैरह में भी अगर खाना शाना खाएं तो आप देखें कि उनमें माशाल्लाह उन्होंने जो सब्जियों की कटिंग की हुई होती है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में की होती है। तो ये देखें जी मैंने इसको काट लिया है इस तरह से और ये अब मेरे पास रेडी हो गए हैं। और साथ ही मैं जो प्याज मैंने रखा हुआ था तड़का, तो उसको भी मैं साथ साथ देख रही हूँ। और जैसा कि भी आपको मैंने बताया है कि मैं साथ साथ और भी बहुत सारे काम मेरे करने वाले हैं, तो चूँकि काफ़ी दिनों के बाद रिज्यूम की हैं अपनी एक्टिविटीज़, तो अभी फ़िलहाल जनाब 1 बाय 1 मैं जो है इसको आपको मज़ीद जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे जनाब कुछ इस तरह से मैंने इसका जो है तड़का तैयार करना शुरू किया हुआ है। ये वाइट प्याज है मेरे पास, ये देखें आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सी इसकी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़े की। और साथ ही ये मैंने एक मीडियम से साइज़ का जो है वो टमाटर भी लेके रखा हुआ है, और जो टमाटर है ये भी मैं कल ही लेकर आई हूँ और माशाल्लाह अच्छी मेरी ग्रॉसरी हो गई है। और एक तो मतलब माह रमज़ान के बाद आई थिंक फ़र्स्ट टाइम मैं गई हूँ। पहले तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स भी थी, लेकिन अब भी माशाल्लाह कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिला, नॉर्मल था, सब ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में जनाब मैंने ये कुछ रखी हुई है हरी मिर्चें, और 2 हरी मिर्चें मैं डालूँगी क्योंकि मैंने दरअसल पहले से ही जो है वो गोश्त जो था वो मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, वो मैंने कल ही बना लिया था। तो मैं जनाब वही वाला गोश्त उठा के इसके बीच में डाल दूँगी। और साथ ही फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल साइज़ में कट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मैं नॉर्मल साइज़ में जो है ये टमाटर को कट कर रही हूँ। वैसे तो टमाटर ने घुल ही जाना होता है, तो ये कोई ज़्यादा मतलब इसको फैंसी तरीके से काटने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल से आप इसके जो काशे हैं वो करके इसमें डाल सकते हैं। जब आपका जो प्याज है वो जो है ब्राउन सा हो जाएगा, लाइट ब्राउन सा, तो उसके बाद आप जो है वो तड़के के साथ इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें जनाब मैंने जो है टमाटर वो काट लिया है, और एक्चुअली जो टमाटर और प्याज है वो भिंडी में बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम पाकिस्तान में भी होते थे तो मेरी मदर जो है माशाल्लाह ज़्यादा सारा प्याज और टमाटर डाल के भिंडी बनाती थी। भिंडी दरअसल मेरी फ़ेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही अब आपको पता है कि अब मेरा दिल किया था कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत भिंडी से की जाए। तो ये देखें ये भी फ़िलहाल मेरा जो तड़के के लिए सामान है वो तैयार हो चुका है। इसके बीच में फ़िलहाल मैंने नमक वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी गोश्त में डाला हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा ना हो जाए, वो मैं बाद में चेक करने के बाद डाल दूँगी।
तो ये साथ साथ मैं आपके सामने जो है वो इस प्याज को भी चेक कर रही हूँ ताकि मुझे पता लगता रहे कि प्याज जो है वो हो गया है ब्राउन या नहीं। तो जनाब अभी प्याज को ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम है। तो ये देखें जनाब, अभी फ़िलहाल आपके सामने जो है मैंने इसको नॉर्मल सी आंच पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आंच पे भी नहीं रखा हुआ क्योंकि ये कुकिंग रेंज है और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा आंच पे रखूँगी तो ये जल जाएगा बिल्कुल ही। वैसे तो ये देखा जाए तो नॉन स्टिक है, लेकिन नॉन स्टिक में भी अगर हम बहुत ज़्यादा आंच को बढ़ा दें तो उसमें क्या होता है कि वो जो चीज़ है वो यानी पेंदे के साथ लगनी शुरू हो जाती है, जलना शुरू हो जाती है। तो ये रहा जनाब वो गोश्त जिसकी बात मैंने अभी आपको की थी। ये मटन है बेसिकली, ये मैंने कल ही बना के रखा था लेकिन मैंने इसे चेक नहीं किया, अभी टेस्ट नहीं किया। टेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सिर्फ बना के रख दिया था, मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बीच में कोई सब्ज़ी डाल के इसको खाया जाए। तो इसीलिए जनाब मैं आज बना रही हूँ भिंडी और इसके बीच में डालूँगी ये वाला मटन और इससे इसका टेस्ट जो होगा वो दोबाला हो जाएगा। तो ये देखें साथ साथ मैं इसको अच्छी तरह से हिला भी रही हूँ क्योंकि आँच बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और इतनी है कि नॉर्मल सी आंच पे जो है मेरा खाना अच्छा सा तैयार हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करती और बिल्कुल खाना जो है वो मेरा लाइट सा होता है और मतलब ये है कि वो मतलब पसंद आता है। कहने का मकसद ये है कि हर इंसान का अपना टेस्ट है। कुछ लोगों को स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं और कुछ लोगों को जो है वो मतलब बिल्कुल लाइट सा खाना पसंद होता है। और बल्कि मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम बिल्कुल फ़िलिपिनो की तरह जो है वो खाना खाती हो, बिल्कुल जैसे उबला हुआ सा और बहुत ज़्यादा यानी कह लो सिंपल सा खाना होता है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा इसके बीच में मसाले वगैरह ऐड नहीं करती हो। तो बेसिकली मुझे जो है वो नेचुरल चीज़ें पसंद है। मैं जो है वो इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मुझे जो है वो ग्रीन चिली पसंद है और ग्रीन चिली से मुझे लगता है कि खाने में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है। तो ये जनाब अब ब्राउन हो गया है। लाइट ब्राउन सा होने के बाद अब मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ टमाटर और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दी है ग्रीन चिली जो भी मैंने आपके सामने कट की थी। मेन चीज़ ये है कि अभी तक मैंने इसके बीच में बिल्कुल भी कोई भी मसाला कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है क्योंकि मैं ऐड वो बाद में करूँगी जो कि ऑलरेडी खाना जो गोश्त है वो मैंने बना के रखा हुआ था तो उसमें ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो फ़िलहाल जनाब मैं इसको हल्की सी आंच पे पकने दूँगी ताकि इसकी मज़ीद खुशबू भी आ जाए इसमें और जो है वो सारा ये मसाला जो है वो आपस में यकजान भी हो जाए। और इसके बाद फिर मैं इसमें ग्रेजुअली जो है वो थोड़ी यानी कह लें वक्फे के बाद जो है मैं इसमें चेक करके उसमें मैं देखूँगी कि सबसे पहले मुझे क्या चीज़ ऐड करनी है और आप लोगों को साथ साथ दिखाऊँगी भी। तो चलें जनाब, साथ साथ वो जो है मसाला तैयार होता है तो मैं साथ ही गूँध लेती हूँ आटा। तो आटा जनाब हमें यहाँ पे खुला मिलता है, 4 रियाल का जो है वो पर केजी होता है। ब्राउन भी होता है और वाइट भी होता है और अगर हम चाहें तो इसको दोनों को मिक्स भी करवा सकते हैं। पहले मैं बिल्कुल ही ब्राउन लेकर आती थी लेकिन इस दफ़ा मैंने वाइट भी मिक्स करवाया है क्योंकि जो बिल्कुल ब्राउन होता है उससे रोटी जो है वो थोड़ी सी यानी कह लें टूटना शुरू हो जाती है, जबकि जो वाइट होता है वो थोड़ा मैदा सा होता है तो उसमें ये होता है कि ज़रा मतलब एक अच्छा इसका कम्बिनेशन बन जाता है, रोटी टूटती नहीं है बल्कि एक अच्छी इसकी शेप आ जाती है। और साथ साथ जनाब आप देख सकते हैं मैं जो है ये जो मसाला रखा हुआ है चूल्हे पर मैंने उसको भी साथ साथ हिला रही हूँ ताकि वो बिल्कुल भी जल ना जाए। तो अभी जनाब आपके सामने मैंने परात के अंदर आटा डाल लिया हुआ है और अब मैं आटा भी आपके सामने गूंद रही हूँ। और आज एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड नहीं कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ जो है वो पूरी वीडियो को शेयर करने वाली हूँ। और मेन चीज़ ये होती है कि जो ये वीडियो होती है इससे है कि हमारा एक तो ध्यान बढ़ जाता है और मेन चीज़ ये है कि कुछ लोग जिन्हें शायद नहीं आती बड़ी सिंपल सी चीज़ें भी वो हमें देख के अगर कॉपी करेंगे तो उन्हें वो चीज़ें जो है वो सीखने में आसानी हो जाती है। वैसे तो अब माशाल्लाह यूट्यूब का दौर है और कोई भी जो है हमें किसी भी चीज़ में मुश्किल हो रही हो तो हम उससे रिलेटेड वीडियो निकाल के जो है वो आराम से देख सकते हैं और किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। चाहे आपने स्टिचिंग सीखनी हो, चाहे आपने कुकिंग सीखनी हो या व्हाटएवर दुनिया का ऐसा कोई भी काम जो आप सीखना चाह रहे हैं और आपको लग रहा हो कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपसे नहीं हो पाएगा तो बेहतर ये है कि आप उससे रिलेटेड पहले उसकी वीडियो देख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। वैसे तो कहने को आटा गूंदना बहुत आसान काम है लेकिन ये है कि सम टाइम इस तरह होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ही जो छोटी बच्चियाँ हैं जिन्होंने शायद कभी भी नहीं गूंदा, सिर्फ अपनी मदर्स को या
अपनी सिस्टर को, बड़ी बहनों को उन्होंने ये काम करते हुए देखा है, तो ये है कि उनके लिए भी ये ज़रा कारआमद वीडियो है, वो इसको इसके मुताबिक देख सकती हैं। क्योंकि शुरू में जब हमने भी आटा गूंदना सीखा था तो हम बहुत ज़्यादा या तो पतला कर देते थे या बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता था। तो मेन चीज़ ये है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, ना बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हो, ताकि ये है कि रोटी एक तो बेलने में भी आसान हो, प्लस ये है कि उसकी जो है वो जब हम उसको बेल के अच्छी तरीके से तवे पे भी डालें तो वो अच्छे तरीके से पक भी जाए। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे तो आटा जो है वो पेड़ा सही नहीं बनेगा उसका, या हम बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे आटा तब भी उसका पेड़ा सही नहीं बनेगा, तो इससे रोटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये जनाब कुछ इस तरह से बाद में आपको आप इसको दोनों अपने हाथों की दोनों मुट्ठी जो है वो उससे भी आप इसको गूंद सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने एक साइड से इसको पकड़ा हुआ है तो मैं एक हाथ से ही इसको अच्छी तरीके से गूंद रही हूँ। दूसरा है कि इसकी मिकदार भी कम है। तो ये जनाब मैंने आटा भी गूंद लिया और इसको अब मैं जो है वो इस बॉक्स के अंदर बंद कर रही हूँ। वैसे ये जो बॉक्स है ये खजूर का एक खजूरें मैंने ली थी रमज़ान में, तो उसके बाद जो डिब्बा बच गया था तो उस पर मैंने ये आटा डाल दिया। खैर परदेस में सब चलता है जनाब, इसीलिए मैं जो ज़्यादा डिब्बे होते हैं वो फेंकती नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं, घरेलू ख़वातीन जो हैं वो ऐसे ही करती होंगी। काफ़ी ज़्यादा औरतें तो जो हैं वो आइसक्रीम के डिब्बे भी संभाल के रख लेती हैं। खैर ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप चीज़ों को रिसाइकिल करना या रीयूज़ करना जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये जनाब जो मैंने आपको दिखाया था पेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। और अगर आप इसको मज़ीद जो है वो पतला करना चाह रहे हो तो आप इसमें मज़ीद जो है वो इसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर सकते हैं। अब ये देखें जी मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, आलू डाल के मैं इसको हिला रही हूँ। और इसके बाद वैसे मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि यह कि थोड़े से स्टीम पे जो है आलू जल्दी अच्छी तरह से बन जाएं। तो इसको मैंने ढक्कन देने के बाद रख दिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हल्की हल्की जो है स्टीम भी आ गई है और ये जो आलू हैं वो भी नीम बेहोश हालत में आना शुरू हो गए हैं। तो लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो मैं फ़िलहाल इसको ढक्कन दे के मज़ीद रख दूँगी ताकि ये कुछ और अच्छी तरीके से जो है वो पक जाएं। और उसके बाद मैं फिर इसके बीच में भिंडी ऐड करूँगी। चूँकि भिंडी को मैंने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है तो वो कुछ हद तक हो गई हुई है पहले भी, तो मज़ीद जो है मैं इसके बीच में आलूओं के साथ इसको डाल दूँगी ताकि वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये जनाब कुछ देर के बाद मैंने जब इसको दोबारा इसका ढक्कन हटा के देखा है तो आलू ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन नीम बेहोश हालत में आ चुके हुए हैं। और अब इसके बीच में जनाब भिंडी डालने का टाइम आ गया है। तो ये देखें जी मैं अब इसके बीच में भिंडी डाल रही हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी सबसे पहले फ्राई की थी। फ्राई कर लेना जो है वो अच्छा होता है क्योंकि इससे जो है भिंडी की लेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए जी मैं इसको अच्छी तरीके से अब आपस में मिक्स कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह से आपके सामने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ऑरेंज भी। ये चूँकि टमाटर भी मैंने इस पर ऐड किया हुआ है तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कलरफुल सा जो है वो माहौल बन गया है। वैसे मैं एक बात बताती चलूँ, कल जब मैं स्टोर में गई थी तो मुझे फ्रीज़ यानी फ्रोज़न जो है वो भी ओकरा फ्रोज़न भिंडी जो है वो भी मिल रही थी। पहले मैंने उसका पैकेट उठाया लेकिन फिर जब मैंने देखा कि नहीं यार ये तो फ्रोज़न है बिल्कुल ही, तो मेरे ख्याल से तो मुझे जो है बिल्कुल ताज़ा चीज़ें यूज़ करनी चाहिए अभी फ़िलहाल। तो मैंने जो है वो ताज़ा भिंडी ली है, मैंने फ्रोज़न वाली वापस रख दी थी। तो ये देखें जी अब मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ मटन जो कि ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ था कल। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से जो है इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखें ये बेसिकली थोड़ा सा जमा हुआ है क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था। और आपको पता है मटन हो या बीफ हो उसके अंदर चूँकि अपनी ही चर्बी की वजह से जो है वो ऑयल होता है तो वो थोड़ा सा जम जाता है। खैर जनाब ये देखें इसके बीच में मैंने सारा डाल दिया है मटन और टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है माशाल्लाह, इसका खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए जनाब इस तरीके से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चूँकि थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ हुआ है लेकिन जैसे ये अभी मैंने इसके बीच में ऐड किया है तो ये पिघल जाएगा और ये डीप फ्रीज़ हो जाएगा और इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है। ये अब इसके बीच में जैसे ही मैंने डाला है तो ये हीट की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक खुल गया है, यानी ये डीप फ्रीज़ हो गया है। अब इसमें यह है कि ऑलरेडी इसके बीच में सारे इंग्रेडिएंट्स थे, नमक वगैरह और सारा कुछ ऐड किया हुआ था मैंने, तो ये मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया है, अच्छी तरीके से हिला दिया है ताकि आलू और जो भिंडी है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये मैं इसको जनाब अब ढाँप दूँगी कुछ देर के लिए और इसको मैं स्टीम पे रख दूँगी। अच्छा जी अब मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उठा के देखा है तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये मेरा आलू भिंडी और गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप तो एक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और
आप लोगों के प्यार का और आप लोगों की टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।